हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत करी और स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के बारे में जान लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट सीखा और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करे। आज उसी चीज को हम लोग इस क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम लोग इस क्लास के अंदर कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं भाई आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है the ratio of LCM and HCF of second smallest prime number and the second smallest composite number is। तो हम लोगों को रेशियो फाइंड करना है। अच्छा, रेशियो किसका फाइंड करना है? जो सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा और सेकंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होगा उसके एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अब जब रेशियो फाइंड करना है तो भैया सबसे पहले हम लोगों को नंबर्स पता होने चाहिए। तो सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई? सबसे पहले अगर हम लोग प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स में 2 होता है, फिर उसके बाद में 3, देन 5, 7 और इसी तरीके से सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। ये सबसे छोटा नंबर होता है, तो सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ? ये हुआ 3। सेकंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर अगर हम लोग बात करें तो सेकंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा भाई? कॉम्पोजिट नंबर्स में पहला नंबर हुआ 4, अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट चाहिए तो सेकंड स्मॉलेस्ट क्या हुआ? 6 हो जाता है। और हम लोगों को अब इन दो नंबर्स की बात करनी है। ठीक है, तो सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 3 है और सेकंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 6 है। तो इन दो नंबर्स की हम लोगों को बात करनी है और जब हम लोग इन दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड करें, क्योंकि पहले एलसीएम लिखा हुआ है, तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या होगा? देखो, कभी भी अगर ऐसा होता है ना कि दो नंबर्स का हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है और इन दोनों नंबर्स में से एक दूसरे का फैक्टर हो, तो जब ऐसे दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना हो जहां पर कि एक नंबर दूसरे का फैक्टर हो, तो ऐसे केस में जो बड़ा वाला नंबर है यानी कि जो मल्टीपल है वही एलसीएम होता है। तो भाई 3 फैक्टर है किसका? 6 का, या फिर कह लो 6 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ऐसे केस में एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 6। और अगर हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ होगा छोटा वाला नंबर यानी कि जो फैक्टर है, तो 3 हो जाएगा। अब हम लोगों को इन दोनों का निकालना है रेशियो। रेशियो का मतलब अपॉन की फॉर्म। कैंसिल आउट कर दो भाई, 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 3 से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो क्या रेशियो निकल कर आ जाता है? 2:1 निकल कर आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चले चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। If the HCF of 408 and 1032 is expressible in the form this, then find the value of P। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई दो नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं? 408 है और दूसरा नंबर 1032 है। और अगर इन दो नंबर्स का हम लोग एचसीएफ फाइंड करें तो एचसीएफ को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर जो P है इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है? P की वैल्यू फाइंड करनी है। और केस किसका है भाई? एचसीएफ का है, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ का है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें? इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करें और जो हम लोगों का एचसीएफ निकल कर आता है उसको हम लोग कंपेयर करें इस फॉर्म के साथ में और यहां से हम लोग पी की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। चलिए निकालते हैं सबसे पहले एचसीएफ इन दोनों दिए गए नंबर्स का। पहला नंबर हम लोगों को दे रखा है 408, जबकि दूसरा नंबर है 1032। एचसीएफ फाइंड करना है तो प्राइम फैक्टराइज करना होगा, तो 408 को कर लेते हैं यहाँ पर भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा 204। अगेन इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं 102 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 5 टाइम्स जाएगा और ये 1। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से होगा 17 टाइम्स और 17 प्राइम नंबर होता है तो 17 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो 400 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोगों को क्या मिलता है? देखो 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो इसको लिखो 2 की पावर 3। फिर उसके बाद में 3 एक ही बार है तो इसको लिखो 3 की पावर 1। फिर क्या है? 17 है तो इसको लिखो 17 की पावर 1। अब बारी इसकी है तो 1032। इसको प्राइम फैक्टराइज करें भाई 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं तो 2 से होगा 5 टाइम्स, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। अगेन 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 बचेगा 11 बन गया, 2 5 जा 10 और फिर 16 बन गया तो 2 8 जा 16। फिर से 2 से होगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब किससे होगा? अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 43 कैसा नंबर होता है? प्राइम नंबर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये 43 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस नंबर के फैक्टराइजेशन में देखो हम लोगों को 2 कितने बार मिला? 3 टाइम्स। तो 2 की पावर 3, 3 एक ही बार है तो 3 की पावर 1 इंटू 43 की पावर 1।
हम लोगों को इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है, ठीक है। सो HCF किस किस का 408 कॉमा 1032 कितना होगा। देखो HCF के केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ इस नंबर में प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 है, 3 है और 17। इस नंबर के फैक्टर्स की बात करें तो 2 है, 3 है और 43 है। तो कॉमन क्या है, देखो दोनों जगह पर हम लोगों को दोनों नंबर्स में 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं। तो पहला कॉमन प्राइम फैक्टर है भाई 2 और दूसरा कॉमन प्राइम फैक्टर है 3। अब जब कॉमन प्राइम फैक्टर मिल जाता है तो जो छोटी पावर वाला फैक्टर है उसी को हम लोग प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हुए जाते हैं HCF के केस में। तो यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ भी 2 की पावर 3 है, तो छोटा बड़ा भाई यही है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए 2 की पावर 3, दोनों जगह पर 3 की पावर 1 है, तो छोटा बड़ा यही है, तो 3 की पावर 1। 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8, 3 की पावर 1 का मतलब 3। इसका मतलब दोनों नंबर्स का जो HCF है वो कितना आया, 24 हमारे अकॉर्डिंग। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस HCF को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, हम लोग कह सकते हैं कि 1032 इंटू में P माइनस 408 इंटू 5 किसके बराबर होगा, HCF को एक्सप्रेस किया तो किसके बराबर होगा, HCF है 24, तो 24 के बराबर होगा। अब करते हैं इसको हम लोग सिंप्लीफाई, तो इसको तो ऐसे ही लिखो 1032P मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 एंड दिस इक्वल टू 24। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, तो 1032P इक्वल टू 24, ये प्लस में आ जाएगा 2040। जब दोनों को प्लस कर दें तो 2064 बन गया, और एक इसकी वैल्यू है 1032P की वैल्यू है। फाइनली हम लोगों को P चाहिए, तो इसको भी फॉर P इक्वल टू 2064 अपॉन 1032, और इस सीधे सीधे देखिए इसका इस नंबर का ये डबल है, तो इसको कैंसिल कर दें, सीधे सीधे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो P इक्वल टू कितना आ गया, P इक्वल टू आ गया 2। तो ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का। तो था ना सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो हम लोगों को एक्सप्लेन करना है कि भाई क्यों ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। बिल्कुल इसी तरीके का यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, इसको भी हम लोगों को कॉम्पोजिट नंबर शो करना है। तो ये वाला तो मैं कराऊंगा आप लोगों को, ये वाला आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हम लोग अभी कवर करने जा रहे हैं। तो भाई अगर हम लोगों को इन दो नंबर्स को कॉम्पोजिट नंबर शो करना है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर्स हम लोग बोलते किसको है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है भाई, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके कि कम से कम 3 फैक्टर्स हो। भाई एज पर डेफिनेशन 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो तो नंबर कैसा होगा, कॉम्पोजिट होगा। और 2 से ज्यादा कहने का मतलब क्या है, 2 से ज्यादा कहने का मतलब है कि कम से कम नंबर के 3 फैक्टर्स हैं। 3 से ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं, बट कम से कम 3 फैक्टर्स हैं तो नंबर कॉम्पोजिट शो किया जा सकता है, बोला जा सकता है, ठीक है। तो यही अप्रोच हम लोग यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। भाई पहले हम लोग इस नंबर की बात करेंगे, तो नंबर हम लोगों को दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू में 13 है, प्लस का 13 है। जब हम लोग इस नंबर को देखें तो इस नंबर में कितने टर्म्स हैं भाई, टर्म्स कौन डिसाइड करता है, प्लस और माइनस साइन डिसाइड करते हैं। तो प्लस यहाँ पर है तो इसका मतलब इस नंबर में एक टर्म तो ये है और दूसरा टर्म ये है, ठीक है। तो कुल मिला के इस नंबर के 2 टर्म्स हैं। अब इन 2 टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे यस 13 देखो यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, 13 कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं। जब हम लोगों ने 13 कॉमन लिया तो यहाँ इस टर्म में क्या बचेगा, यहाँ इस टर्म में बचने वाला है 7 इंटू 11, प्लस का साइन है, रखिए 13 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इसी चीज को देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू में 7 इंटू 11 प्लस 1। देखो चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होते, बहुत सारे नंबर्स यानी कि फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में होते, तो क्या आप मल्टीप्लाई करते रहते, नहीं ना। तो इसका आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझो भाई। इस चीज को हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया, और हम लोग जानते हैं कि हर एक नंबर का, हम लोग जानते हैं कि हर एक नंबर का 1 भी तो एक फैक्टर होता है। तो इसका मतलब अगर हम लोग 1 एज अ फैक्टर यहाँ पे लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। अब इसी चीज को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को लिख सकते हैं 1 इंटू में 13, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन है। अगर इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन है तो इनको प्लस माइनस करने के बाद में हम लोगों को क्या मिलने वाला है, एक इंटीजर ही मिलने वाला है। मान लेते हैं कि जो हम लोगों को इंटीजर मिलेगा वो क्या होगा, m होगा, जहां पे m किसकी जगह पर है, इस इंटीजर की जगह पर है। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने शो कर दिया, क्या शो कर दिया
कि भाई जो दिया गया नंबर है इसके कम से कम कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो 1 है, दूसरा क्या है 13 और तीसरा m है। m कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो m क्या है, m है सम इंटीजर। सम कहने का मतलब कोई भी इंटीजर है, तो m इज सम इंटीजर वेयर m किसके बराबर है, यहाँ इस केस में m है 7 इंटू 11 प्लस 1 के बराबर। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने शो कर दिया कि क्योंकि इस नंबर के कम से कम 3 फैक्टर्स हैं, तो फिर ये नंबर कैसा हुआ, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। ठीक है, यही कहानी बस बतानी थी हम लोगों को। चलिए इसको लिख देते हैं। सो क्लियरली द गिवन नंबर हैज at least 3 फैक्टर्स। क्लियरली जो दिया गया नंबर है उसके कम से कम 3 फैक्टर्स हैं। देखो m को चाहे तो फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, बट हमारा काम तो इसी बात से चल जाएगा ना कि कम से कम 3 फैक्टर्स हैं, तो हमें आगे फैक्टर्स दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो क्लियरली द गिवन नंबर हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब यही अप्रोच देखो हम लोग इस नंबर के लिए लगाने जा रहे हैं। भाई नंबर क्या है, एक बार लिखते हैं नंबर को। तो नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में 4 है इंटू में 3, 2 इंटू 1 प्लस का 5। अब जब इस नंबर को देखें तो भाई यहाँ पे कितने टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, प्लस यहाँ पर है, तो इसका मतलब एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये है। क्या दोनों में कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे यस, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। तो हम लोगों ने 5 कॉमन ले लिया। जैसे ही 5 कॉमन लिया तो इस टर्म में क्या बचता है, इस टर्म में बचता है 7 इंटू 6 इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस के साइन के साथ में यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसी को लिख सकते हैं क्योंकि 1 भी एक फैक्टर होता है हर एक नंबर का। तो यहाँ अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस फाइल में, फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना इसकी जगह पे हम लोग m लिखते हैं। तो m क्या है, m है कोई भी इंटीजर, सम इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर रहता है, जहां पे कि m किसकी जगह पे रखा गया है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 की जगह पे हम लोगों ने m इंट्रोड्यूस कर दिया है। और जैसे ही हम लोगों ने इसकी जगह पे m इंट्रोड्यूस किया तो हम लोग अब देख पा रहे हैं ना, यहाँ इस नंबर के कितने फैक्टर्स है, एक तो 1 है, दूसरा 5 और तीसरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m है। तो कम से कम इस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि नंबर्स को हम लोग प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकें, और जितने भी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे गए नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब भाई ये वाला स्टेटमेंट देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, और इस तरीके से हम लोगों ने शो कर दिया कि दिए गए नंबर्स कैसे नंबर्स हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। आई थिंक समझ आ गया कैसे शो करते हैं आसानी से। ठीक है, तो बजाय इन सबको मल्टीप्लाई करने के आप क्या करिए, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया करिए। वो आसान और बेटर तरीका होता है इस तरीके के नंबर्स को कॉम्पोजिट शो करने का। राइट, तो आई थिंक ये वाला एकदम से क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम लोगों को दिया है, if -1 की पावर n plus -1 की पावर 8 equal to 0, then what you can say about n। तो n के बारे में भाई क्या कह सकते हो कि n कैसा होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई नेगेटिव इंटीजर होगा, एक ऑड नंबर होगा, या फिर कोई भी इवन नंबर हो सकता है। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखा है, क्या है इसमें, -1 की पावर n है, प्लस के साइन के साथ फिर -1 की पावर 8 है, एंड दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले ना एक्सपोनेंट का एक लॉ है, उस लॉ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भाई अगर कभी भी हम लोगों को एक नेगेटिव नंबर दिया जाए, कभी भी एक नेगेटिव नंबर दे दिया जाए, अगर इस नेगेटिव नंबर की पावर एक इवन नंबर हो, तो फिर इसका रिजल्ट कैसा आता है, इसका रिजल्ट आता है पॉजिटिव। जब किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर एक ऑड नंबर होती है तो रिजल्ट कैसा आता है, तो फिर ऐसे केस में रिजल्ट आता है एक नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव नंबर की पावर अगर एक ऑड नंबर है तो रिजल्ट नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भाई दो नंबर्स हैं, और इन दोनों नंबर्स का जो सम है ना वो 0 के बराबर है। तो कभी भी दो नंबर्स का सम ना 0 तभी हो सकता है जब दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो, बस फर्क क्या है, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। ठीक है, तो भाई दोनों सेम नंबर्स होंगे, सिर्फ एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तभी दो नंबर्स का सम 0 आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे काम करूं जरा।
भाई -1 की पावर 8 है और 8 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। और 1 की पावर 8 का मतलब क्या होगा, 1 होगा, मतलब यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है, और अगर रिजल्ट 0 है तो इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, यहाँ से हम लोगों को मिलना चाहिए -1। क्या मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए। और अगर हम लोगों को -1 चाहिए यानी कि नेगेटिव रिजल्ट चाहिए, तो एक नेगेटिव नंबर के केस में पावर कैसी होनी चाहिए, फिर अगर रिजल्ट नेगेटिव चाहिए तो एक ऑड नंबर होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाई हम लोग क्या करें, इस n की जगह पर कोई भी ऑड नंबर पुट कर दें, तभी ऐसा पॉसिबल है कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट। आ गया है तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, लेट a एंड b बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a इक्वल टू p q की पावर 4 एंड b इक्वल टू p स्क्वायर q की पावर 3 वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स। अगर इन दो नंबर्स का HCF ये है, दोनों का LCM ये है, तो बताइए m प्लस n इंटू आर प्लस एस की वैल्यू क्या होगी। तो भाई दो नंबर्स हम लोगों को दे रखे हैं a और b, और इन दो नंबर्स का फैक्टराइजेशन हम लोगों को इस तरीके से शो कर रखा है। ठीक है, और फिर इन दोनों नंबर्स के HCF और LCM की बात करी गई है, राइट। तो हम लोग क्या करें भाई, इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM अपने अकॉर्डिंग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला नंबर है a और इसको फैक्टराइज करके हम लोग लिख सकते हैं p की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 4। दूसरा नंबर b है, इसको फैक्टराइज करके हम लोग लिख सकते हैं p की पावर 2 इंटू क्यू की पावर 3। अब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो पहले निकाल दो चलो क्या, एचसीएफ। देखो एचसीएफ के केस में हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है, p है और q है। और जब कॉमन प्राइम फैक्टर्स हम लोगों को मिल जाते हैं तो उसके बाद हम लोग उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में देखते हैं छोटी पावर वाला फैक्टर एचसीएफ के केस में। तो यहाँ पर p की पावर 3 है, p की पावर 2 है, तो छोटा वाला फैक्टर कौन सा हुआ, p की पावर 2 यानी कि p स्क्वायर, तो रखिए p स्क्वायर। भाई यहाँ पे देखा तो q की पावर 4 है, q की पावर 3 है, तो छोटी पावर वाला फैक्टर कौन सा हुआ, q की पावर 3। तो इनटू में आ गया q की पावर 3। इसका मतलब जो एचसीएफ निकल कर आ गया वो कितना आ गया, p स्क्वायर q निकल कर आ गया। और अब अगर इन दो नंबर्स का हम लोग एलसीएम निकालें तो एलसीएम के केस में क्या करते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन प्राइम फैक्टर्स की बड़ी पावर वाला फैक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते जाते हैं। तो यहाँ p है और q है, दो ही प्राइम फैक्टर्स हैं, तो p की बड़ी पावर वाला फैक्टर कौन सा है, pq है। तो भाई यहाँ पे लिखो pq। q के केस में बड़ी पावर वाला फैक्टर क्या है, q की पावर 4 है, तो इसका मतलब pq q की पावर 4 हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम निकल कर आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों नंबर्स का देखो एचसीएफ फाइंड कर लिया और एलसीएम फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। भाई हमारे अकॉर्डिंग एचसीएफ है कितना, पी स्क्वायर इंटू क्यू क्यू, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एचसीएफ कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एचसीएफ है पी की पावर एम इंटू क्यू की पावर एन। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों साइड्स में सेम प्राइम फैक्टर्स है, इधर पी क्यू इधर भी पी क्यू। ठीक है, दोनों इक्वल है, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों की पावर्स भी कैसी हो, दोनों तरफ सेम हो। तो भाई p की पावर 2 है और यहाँ पे p की पावर m है, तो इसका मतलब m किसके बराबर हुआ, कंपेयर करने पे 2 के बराबर हो गया। q की पावर 3 है, q की पावर n है, तो इसका मतलब n किसके बराबर हुआ, n हो गया 3 के बराबर। तो m की वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने और n की वैल्यू निकाल दी। अब आ जाओ भाई एलसीएम पर। एलसीएम हमारे अकॉर्डिंग है पी क्यू इंटू क्यू की पावर 4, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है p की पावर r इंटू क्यू की पावर s। दोनों साइड्स में देखो सेम प्राइम फैक्टर्स हैं, बीच में इक्वल का साइन है, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना कि इन प्राइम फैक्टर्स की पावर्स भी कैसी हो, सेम हो। तो भाई p की पावर 3 है और यहाँ पे p की पावर r है, तो इसका मतलब यहाँ से पता चला कि r कितना हुआ 3, q की पावर s और q की पावर 4 है, तो s कितना हो गया, s की वैल्यू आ गई 4। तो अब हम लोगों के पास में m और n की वैल्यूज है और r और s की वैल्यूज हैं। अच्छा वैल्यू किसकी निकालनी है, तब वैल्यू हम लोगों को चाहिए m प्लस n इंटू में r प्लस s की। m की जगह पे रखो 2, n की जगह पे रखो 3, तो ये बन गया 2 प्लस 3 इंटू में क्या है r प्लस s है, तो r की जगह पे रखा 3 और s की जगह पे रख दिया 4। दोनों मिलकर हो गया 5, यहाँ पे दोनों मिलकर 7 और जब मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया 35। तो देखो जरा है क्या 35 कहीं, यस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो बड़ा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ P1 एंड P2 आर टू ऑड प्राइम नंबर्स, तो P1 और P2 कैसे नंबर्स दे रखे हैं, ऑड प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, सच दैट P1 इज ग्रेटर देन P2, देन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। भाई हम लोगों को यहाँ पर बोला गया है कि दो नंबर्स हैं P1 और P2, कैसे नंबर्स हैं, ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स के केस में 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी के जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली हम लोगों को बोला है कि P1 और P2 दोनों में से कोई भी 2 नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई भी 2 नहीं हो सकता है, ये बात माइंड में रखनी है। तो हम लोगों को P1 का स्क्वायर माइनस P2 के स्क्वायर की वैल्यू इनमें से क्या होगी ये फाइंड करना है, ठीक है। तो भाई हम लोगों को दिया है P1 का स्क्वायर माइनस P2 के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन है ना तो वैल्यूज पुट करके कर लिया करो, आसानी से हो जाता है। तो हमें P1 और P2 का ध्यान रखना है कि P1 बड़ा है P2 से, और दोनों कैसे हैं, ऑड प्राइम नंबर्स हैं। जब दोनों ऑड प्राइम नंबर्स हैं तो भाई इसको आप लेट कर लो क्या, चलो इसको लेट कर लेते हैं हम लोग 5, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं 3, तो ये 3 का स्क्वायर, तो 5 और 3 दोनों कैसे हैं, ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर आप निकाल कर देखो कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। एक और चलिए करके देख लेते हैं, एक पेयर ऑफ नंबर्स यहाँ पे रख लेते हैं, चलो इस बार हम लोग 7, तो 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग रख देते हैं चलिए 5, तो 5 का स्क्वायर, दोनों कैसे नंबर्स हैं, ऑड प्राइम नंबर्स हैं। अब देखो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 49 में से 25 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 24। हम लोगों के सामने देखो इस एक्सप्रेशन के ये रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, ठीक है। तो क्या ये ऑड नंबर्स हैं, क्या जो रिजल्ट निकल के आया वो एक ऑड नंबर है, नहीं ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। क्या ये प्राइम नंबर्स हैं, बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। क्या ये ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं ऑड प्राइम नंबर्स, इसका मतलब ये भी नहीं। कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर्स है, 16 भी इवन है और 24 भी एक इवन नंबर है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना हो ना तो बस क्या करिए, कुछ पेयर ऑफ नंबर्स कंसीडर कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन की कंडीशन है उसके हिसाब से वैल्यूज पुट करो और सिंप्लीफाई करके चेक कर लो, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बड़ा दमदार है, इसको बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है इफ n बी द सम of first 4444 prime numbers then n is divisible by what number out of these। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई n क्या है, सम है, किसका सम है, फर्स्ट 4444 प्राइम नंबर्स का सम है, और अगर n इन सारे के सारे प्राइम नंबर्स का सम है तो बताइए n क्या 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से होगा, या फिर इन दिए गए नंबर्स में से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से इसको समझते हैं। भाई n हम लोगों को दे रखा है सम, किसका सम है, फर्स्ट 4444 प्राइम नंबर्स का सम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भाई फर्स्ट 4444 प्राइम नंबर्स लिखें और बीच में प्लस का साइन लगा दें, यही करना है, ठीक है, एज पर क्वेश्चन। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो पहला प्राइम नंबर 2 होगा, फिर क्या होगा 3, फिर उसके बाद में 5 हो गया, देन 7 हो गया, और इसी तरीके से नंबर्स को प्लस करते हुए चले जाए। और तब इस तरीके के कितने प्राइम नंबर्स मिलेंगे हम लोगों को, कितने रखने हैं, 4444 नंबर्स कह लो या फिर टर्म्स कह लो, आदि कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो हम लोगों ने n को देखिए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जैसा कि क्वेश्चन में बोला था। अब हम लोग क्या करना है, भाई हम लोग इस 2 को तो एज इट इज हम लोगों ने रख दिया, अब 2 को हम लोगों ने इस ग्रुप से अलग कर दिया है, और बाकी के जितने भी नंबर्स हैं, बाकी के देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं उनको हम लोग एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो हम लोगों ने एक ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे सबसे पहले 3, फिर रखा 5, फिर उसके बाद में 7, और इसी तरीके से अब देखो टोटल मिला के तो कितने टर्म्स थे, 4444 प्राइम नंबर्स थे। अब इसमें से हम लोगों ने इस ब्रैकेट में से एक नंबर बाहर रख दिया, तो अब कितने बचेंगे, अब बचेंगे भाई 4443 टर्म्स, किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। आई थिंक कोई डाउट नहीं। भाई यहाँ पे कितने नंबर्स थे, 4444 प्राइम नंबर्स थे, जिनमें से एक नंबर को हम लोगों ने ब्रैकेट से अलग कर दिया है, तो अब बचे हुए नंबर्स कितने होंगे, एक कम हो जाएगा, यानी कि 4443 प्राइम नंबर्स यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब इसको आगे करते हैं, तो भाई 2 एज इट इज हम लोगों ने रखा। अब एक छोटी सी चीज समझिएगा आगे बढ़ने से पहले, सपोज करिए मैं आपसे कहता हूँ कि 2 ऑड नंबर्स लीजिए, 3 ऑड नंबर्स लीजिए, तो 3 ऑड नंबर्स में आपने 1 लिया,
आपने 3 ले लिया और आपने 5 ले लिया। अब अगर इन 3 ऑड नंबर्स को हम लोग प्लस करें तो कैसा रिजल्ट आएगा? भाई 3 ऑड नंबर्स को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो देखिए कितना होगा, 4 और 5 9, तो 9 निकल कर आया। फिर से चलिए हम लोग 5 ऑड नंबर्स ले लेते हैं, तो इस बार हम लोगों ने ली 3 5 7 और 9। इन 4 ऑड नंबर्स को हम लोग प्लस कर रहे हैं, तो 5 और 3 8 और 7 15 और 5 24, तो यहाँ पे निकल के आ गया 24। ठीक है, तो जब भी कभी हम लोग ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स लें, ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कहने का मतलब क्या है कि हम लोग अगर 3 ऑड नंबर्स को प्लस करें, 5 ऑड नंबर्स को प्लस करें, 7 ऑड नंबर्स को प्लस करें, 9 ऑड नंबर्स को प्लस करें, 101 ऑड नंबर्स को प्लस करें, तो रिजल्ट कैसा आएगा? एक ऑड नंबर ही आएगा। और जब हम लोग 2 ऑड नंबर्स को प्लस करें, 6 ऑड नंबर्स को प्लस करें, 10 ऑड नंबर्स को प्लस करें, 50 ऑड नंबर्स को प्लस करें, तो रिजल्ट कैसा आएगा? इवन निकल कर आएगा। ये बात यहाँ तक समझ आ गई। अब प्राइम नंबर्स के बारे में हम लोग एक चीज और जानते हैं। भाई जब हम लोग प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 ही अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है। बाकी के जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं? अपने आप में ऑड नंबर्स होते हैं। और अब अगर हम लोग 4443 ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा? भाई रिजल्ट ऐसे में ऑड ही आएगा। समझ आ रहा है? अगर 4444 नंबर्स होते तो रिजल्ट कैसा आता? इवन आता। इस केस में अगर वो सारे के सारे ऑड नंबर्स होते तब, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं 4443 ऑड नंबर्स हैं तो इनका सम कैसा होगा? जाहिर एक ऑड नंबर ही होगा। तो हम लोग चाहे तो भाई इस ब्रैकेट की जगह पे कैसे नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ऑड नंबर। ठीक है, तो 2 प्लस एन, एन लिख देते हैं, एन ऑड नंबर। और अब अगर हम लोग 2 को किसी भी ऑड नंबर में प्लस कर दें, तो 2 को किसी भी ऑड नंबर में प्लस कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑड ही निकल कर आएगा। तो फाइनली यहां जब 2 को एक ऑड नंबर के साथ प्लस करेंगे तो रिजल्ट ऑड होगा। इसका मतलब जो n है, जो कि सम है फर्स्ट 4444 प्राइम नंबर्स का, बेसिकली वो कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है तो क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं। और जब ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो क्या 4 से होगा? बिल्कुल भी नहीं। जब 2 से डिवाइड नहीं होता तो क्या 8 से होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब इन तीनों नंबर्स में से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n अपने आप में कैसा नंबर होगा? एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। आ गया है तो चलिए भाई बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 2n इज डिविजिबल बाय व्हाट नंबर? तो यहाँ पे ऑप्शंस में 3 दे रखा है, 7 दे रखा है, 3 एंड 7 बोथ दे रखा है और नन ऑफ दीज दे रखा है। तो भाई नंबर हम लोगों को क्या दिया है? यहाँ पर दिया है 5 की पावर 2n माइनस 7 की पावर 2n। अब देखो आगे बढ़ने से पहले ना एक प्रॉपर्टी है, जरा ध्यान से समझना। मान लीजिए दो नंबर्स हैं, a है और b है, और यहाँ पे अगर a की पावर एक इवन नंबर है, कैसा? इवन नंबर, और b की पावर भी एक इवन नंबर है और बीच में माइनस का साइन है, तो कभी भी अगर ऐसा हो कि a की पावर एक इवन नंबर है, b की पावर एक इवन नंबर है और बीच में सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो ऐसे केस में इस नंबर के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं भैया? एक फैक्टर ऐसे केस में इसका होगा a प्लस बी और दूसरा फैक्टर होगा a माइनस बी हमेशा। ठीक है, तो यहाँ इस फॉर्म को और इस फॉर्म को हम लोग कंपेयर करें, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 2n लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है? 2n, और 2n कहने का मतलब n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो भाई 2n हमेशा कैसा रिजल्ट देगा? एक इवन नंबर निकल कर आएगा ना। कैसे? जरा देखो, 2 इंटू एन की जगह पे 1 रख दें तब आ जाएगा 2, 2 इंटू एन की जगह पे अगर 2 रख दिया जाए तो 4, 2 इंटू एन की जगह पे अगर 3 रख दें तो 6। इसका मतलब 2n हमेशा कैसा नंबर होगा? एक इवन नंबर होगा, राइट। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म एक जैसी हैं, और अगर ये दोनों फॉर्म्स एक जैसी हैं तो इस नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे? हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी। a की जगह पर क्या है? 5, b की जगह पर क्या है? 7। ठीक है, अच्छा 7 नहीं है, 2 है, करेक्शन कर लीजिएगा, 2 है। तो इसका मतलब एक फैक्टर इसका क्या होगा? 5 प्लस 2 होगा, और दूसरा फैक्टर क्या होगा? 5 माइनस 2 होगा। तो 5 प्लस 2 का मतलब क्या हुआ? 7, और 5 माइनस 2 का मतलब हुआ 3। तो भाई 7 और 3 दोनों ही इस नंबर के फैक्टर्स होंगे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 528. If the HCF of these two numbers is 33, then the number of pairs satisfying the given condition is. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है? 528 है।
जबकि दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 33 है। तो बताइए क्या निकालना है, नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं। नंबर्स निकालने के लिए नहीं बोला है, नंबर ऑफ पेयर्स हम लोगों को फाइंड करने हैं, यानी कि नंबर्स के ऐसे कितने पेयर्स होंगे जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये हम लोगों के सामने ऑप्शंस है। ऐसे पेयर्स 5 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या फिर 2 होंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, और क्वेश्चन को बेसिकली स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज हम लोग समझते हैं। सपोज करिए दो नंबर्स हैं, एक नंबर ले लेते हैं चलिए 15 और एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 10। अगर इन दो नंबर्स का हम लोगों को HCF निकालना हो तो क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे। तो जब 15 को प्राइम फैक्टराइज करें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 5। अब 10 को प्राइम फैक्टराइज करना है तो इसको लिखोगे 2 इंटू 5। अब अगर हम लोगों को इन दो नंबर्स का HCF चाहिए तो HCF के केस में क्या देखते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर और उसकी छोटी पावर वाला फैक्टर, तो यही है छोटा बड़ा। इसका मतलब HCF निकल कर आ गया क्या, 5 निकल कर आ गया। ठीक है, अब HCF तो भाई हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब जो बताने जा रहा हूँ इस बात को ध्यान से समझना। भाई यहाँ पे 15 के फैक्टर्स क्या है, 3 और 5 है। 10 के फैक्टर्स क्या है, 2 और 5 है। कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, और ये कॉमन फैक्टर HCF हो गया। अब यहाँ पे देखिए 15 का एक फैक्टर हम लोगों के सामने बचता है क्या, 3। 10 का एक फैक्टर अब बचा रह गया क्या, 2। तो यहाँ पे जो 3 और 2 जो बचे हुए फैक्टर्स होते हैं ना, वे हमेशा कैसे नंबर्स होंगे, हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे। ये कैसे नंबर्स होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। क्योंकि अगर ये को प्राइम नंबर्स नहीं होते तो भाई साहब इन दोनों में कॉमन फैक्टर मिल जाता, तब HCF 5 नहीं रहता, कुछ और होता। इसका मतलब जो बचे हुए फैक्टर होते हैं, कभी भी दो नंबर्स का हम लोग HCF निकालें तो कॉमन फैक्टर के अलावा जो कुछ भी फैक्टर बच जाता है पहले नंबर का और दूसरे नंबर का, वो दोनों ही नंबर्स बेसिकली कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। ये पहली चीज है जो हम लोगों को यहाँ पे समझ लेनी है। दूसरी चीज यहाँ पे हम लोगों को एक और समझ लेनी है, और वो क्या है भाई, 15 को हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दोनों का HCF क्या है, 5 है। तो 15 को हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5x, जहां पर x क्या है, 3 है। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 को लिख सकते हैं हम लोग 5y। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोगों को दो नंबर्स का HCF पता हो तो उन दोनों नंबर्स की फॉर्म क्या होगी, HCF इंटू कोई भी नंबर और HCF इंटू कोई भी दूसरा नंबर। लेकिन ये दोनों नंबर्स कैसे होंगे, हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे। क्योंकि यहाँ पे x कहने का मतलब क्या है, 3, y कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है। तो दो चीजें हम लोगों को यहाँ पे समझ लेनी है कि अगर दो नंबर्स का HCF हम लोगों को दे रखा है, तो अगर उन दो नंबर्स का HCF हम लोगों को पता है तो उन नंबर्स की फॉर्म क्या होगी, HCF इंटू x जैसी फॉर्म, और दूसरे नंबर की HCF इंटू y जैसी फॉर्म, जहां पे x और y कैसे नंबर्स होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम नंबर्स क्या होता है भाई, कोई भी दो नंबर्स जिनका कि HCF 1 होता है, मतलब 1 के अलावा कॉमनली किसी से डिवाइड ना होते हो। ठीक है, अब अगर कहानी यहां तक समझ आ गई है तो अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पर। भाई दो नंबर्स का HCF दे रखा है 33, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो HCF हम लोगों को दे रखा है 33, तो मान लेते हैं भाई दोनों नंबर्स को, मान लिया कि एक नंबर A है और दूसरा क्या है, B है, लेकिन एक कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है, क्योंकि HCF 33 है तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई वो कंडीशन ये है कि A क्या होगा, A होगा 33x जैसी फॉर्म का, और जो दूसरा नंबर B है वो होगा 33y जैसी फॉर्म का। जहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर x एंड y आर को प्राइम, कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब A पता है भाई, B पता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम दे रखा है कितना, 528। अब क्वेश्चन को देखो, इसी कंडीशन से आगे लेकर चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर्स का सम यानी कि a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, 528 के बराबर होना चाहिए। अब a की जगह पे a की वैल्यू रख दो जो कि कितनी है, 33x। b की जगह पे हम लोग b की वैल्यू रख सकते हैं जो कि है 33y, एंड दिस इक्वल टू 528। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने जो इक्वेशन तैयार हो रही है उसमें 33 एक कॉमन फैक्टर है, और जब 33 कॉमन फैक्टर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 33 से डिवाइड कर दें। तो जब इस टर्म को 33 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा x, इस टर्म को 33 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा y, और इसको 33 से डिवाइड कर दें तो 528 को 33 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम्स, 1 टाइम 33 हुआ।
9 बचेगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा, ऊपर से आ गया 8। अब कितने टाइम भाई 6 टाइम्स होगा, 6 18, 6 18 और एक 19, तो इसका मतलब क्या मिलेगा यहाँ पर 16 मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ तक समझ आया। तो अब हम लोगों के सामने एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 16। एक बार लिखते हैं इसको, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 है। तो अगर इस इक्वेशन का अगर हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है, इस इक्वेशन का हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो भाई कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी दी गई इक्वेशन का अगर हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यूज अपनी तरफ से पुट करते जाएं, दूसरे की निकलती आएगी। ठीक है, तो भाई हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में फॉर x इक्वल टू 1, यानी कि इसमें हम लोग x की जगह पे 1 पुट कर दें, देन y कितना निकल कर आ जाएगा, x की जगह पे 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से x की जगह पे अगर 2 पुट किया जाए तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 14 निकल कर आएगी। अगर x की जगह पर हम लोग 3 पुट करें तो उस केस में y की वैल्यू आएगी 13। जब x की जगह पर 4 रखा जाएगा तो y आ जाएगा 12। x की जगह पर अगर हम लोग 5 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी। जब हम लोग x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। जब x की जगह पर 7 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। और जब x की जगह पर 8 पुट किया जाएगा तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम लोग x की वैल्यूज को आगे बढ़ाएंगे, अगर x की वैल्यूज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जैसे 9 पुट करें, 10 पुट करें, 11 पुट करें, तो हम लोगों को वापस से y के लिए यही रिजल्ट्स मिलेंगे। और हमें तो सिर्फ पेयर बताना है ना, पेयर के अंदर a b लिख दो या b a लिख दो, यानी कि 10 15 और 15 10 दोनों एक ही नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब कुल मिला के यही आउटपुट हो सकते हैं, कुल मिला के इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों को देखने में क्या लग रहा है कि ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर्स ऐसे पॉसिबल है। बट ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि भाई यहाँ पे एक कंडीशन है कि एक्स और वाई कैसे नंबर्स होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कैसे नंबर्स होने चाहिए? दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब जरा चेक करो, अगर एक्स 1 है और वाई 15 है तो क्या 1 और 15 को प्राइम नंबर्स है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा। क्या 2 और 14 को प्राइम नंबर्स हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं होगा, दोनों नंबर्स 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 3 और 13 को प्राइम नंबर्स हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। 4 और 12 को प्राइम नंबर्स हैं? नहीं है। 5 और 11 को प्राइम है। 6 और 10 को प्राइम नहीं है। 7 और 9 को प्राइम है? यस बिल्कुल है। 8 और 8 को प्राइम नंबर्स हैं? नहीं है। तो इसका मतलब नंबर्स के ऐसे कितने पेयर्स मिलते हैं भाई? पहला पेयर ये मिल जाता है कि x इक्वल टू 1 होगा और y इक्वल टू 15 होगा। दूसरे पेयर में कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 होगा, y 13 होगा। तीसरा पेयर हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा कि x 5 होगा और y की वैल्यू 11 होगी। और चौथा पेयर हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हम लोगों ने नंबर्स नहीं निकाले हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने अभी तक आइडेंटिफाई किया नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो सकते हैं। अगर आपको नंबर्स चाहिए ना तो क्या करूं, x की वैल्यू को देखो यहाँ पे पुट कर दो तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। a और b है बेसिकली नंबर्स, और y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको b के लिए एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो नंबर्स निकालने हो तो क्या करूं, x और y की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, नंबर्स का एक पेयर हम लोगों को मिल जाएगा। और सिर्फ ये चेक करना है कि कितने पेयर्स पॉसिबल है, तो सिर्फ इतनी कहानी खत्म है, यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये डिसाइड करना है, ये चेक करना है कि ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है जो इन दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो भाई इस केस में कितने पेयर्स है, 4 पेयर्स है, जो कि जिनका के सम 528 होगा और जिनका के एचसीएफ होगा 33। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने इसी तरीके का लिया है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1001 एंड एचसीएफ इज 7, देन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी भी हम लोगों ने कवर किया है। भाई हम लोगों को बोला है कि दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो 1001 है, जबकि दोनों नंबर्स का एचसीएफ 7 है। तो बताइए नंबर्स के ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है जो इन दोनों दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, एचसीएफ से स्टार्ट करते हैं। तो भाई दो नंबर्स जो हम लोगों को दे रखे हैं उनका एचसीएफ है कितना, उनका एचसीएफ है 7। जब एचसीएफ 7 है तो हम लोग दोनों नंबर्स को लेट कर सकते हैं, एक को मान लिया a और दूसरे को मान लिया b, लेकिन एक कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है कि जो पहला नंबर होगा उसकी फॉर्म क्या होगी, एचसीएफ इंटू एक्स,
यानी कि 7x जैसी, और दूसरा नंबर जो b है उसकी फॉर्म कैसी होगी 7 इंटू वाई जैसी, जहां पर x और y कैसे नंबर्स हैं, ये दोनों हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लियरली लिख दिया x और y कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। तो भाई दिए गई कंडीशंस में से, दोनों दी गई कंडीशंस में से एक कंडीशन तो हम लोगों ने यूज कर ली। अब आते हैं दूसरी कंडीशन, किसकी है, एलसीएम की है। अब एलसीएम की कंडीशन है और नंबर्स हमारे सामने है, तो हम लोग इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा। तो भाई इसका निकालो एलसीएम। ए को फैक्टराइज करें तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स, बी को फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिखेंगे 7 इंटू वाई। और जब हम लोग एलसीएम निकालें किस किस का, ए कॉमा बी का, तो भाई 7 कॉमन फैक्टर है, छोटा बड़ा यही है, तो 7 लेना है। और x और y कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, तो भाई इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर तो होगा नहीं। और जब भी कभी दो नंबर्स ऐसे हों जो कि को प्राइम है, तो ऐसे केस में उनका एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इंटू में y। तो इस तरीके से जो एलसीएम निकल कर आया वो कितना आ गया, 7xy हमारे अकॉर्डिंग निकल कर आया। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1001 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1001 है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि भाई 7xy किसके बराबर होगा, 1001 के बराबर होगा। तो xy किसके बराबर होगा के लिए क्या करें, 7 को ट्रांसपोज, तो 1001 अपॉन 7 डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोगों को 143। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 143 है। अब देखो बड़े ध्यान से समझना है इस बात को। भाई हम लोग कह रहे हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू 143। ठीक है, अब यहाँ पे साइड में कितने नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं। अगर यहाँ पर दो नंबर्स हैं तो इधर साइड में भी कितने नंबर्स हम लोगों को चाहिए, दो ही चाहिए। ठीक है, अब दो नंबर्स हम लोगों को चाहिए इस साइड में भी, सो दैट हम लोग कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकें। इसलिए हम लोगों को दो नंबर्स चाहिए इस साइड में। तो 143 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स, फिर 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, देखो 143 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 13। लेकिन एक चीज हम लोग जानते हैं कि भाई कोई भी नंबर है तो कोई भी जो नंबर होता है वन भी तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो इसका मतलब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉम्बिनेशंस चाहिए, और कॉम्बिनेशंस बनाने में वन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों को इस साइड में दो ही नंबर्स चाहिए तो भाई साहब ऐसा हो सकता है कि एक तो क्या हो, वन अकेला हो, और दूसरा नंबर का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन जाए, 11 और 13 के साथ बन जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि एक नंबर तो क्या हो, वन, एक फैक्टर वन हो और दूसरा फैक्टर क्या हो जाए, 143। 11 इंटू 13 का मतलब 143 होता है। ठीक है, और दूसरा कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है कि इस वन को या तो 11 के साथ ले लो या इस वन को 13 के साथ ले लो। वन का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो भी 11 रहने वाला है, और वन का मल्टीप्लाई 13 के साथ कर देंगे तो भी 13 ही रहेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब दूसरा नंबर्स का पेयर जो बन सकता है वो 11 और 13। ठीक है, तो इधर दो फैक्टर्स ये रखे जा सकते हैं, किसके लिए, एक्स और वाई के लिए, 143 को फैक्टराइज करके। अब अगर ऐसा है कि भाई एक फैक्टर वन है और दूसरा फैक्टर 143 है, तो आप कह सकते हो कि उस केस में x क्या होगा, x होगा 1। आप x को मान लो, y को मान लो, एक्चुअली x को मानो, y को मानो, क्योंकि हमें पेयर्स चाहिए। और पेयर्स के केस में एक नंबर 10 है, दूसरा 15 है, या फिर एक नंबर 15 है, दूसरा 10 है, दोनों एक ही पेयर माने जाते हैं। ठीक है, तो दोनों में से आप इस नंबर को चाहे तो x कंसीडर कर लो, इसको चाहे तो y कंसीडर कर लो, आपके पेयर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब जरा देखो, यहां से हम लोग ले रहे हैं क्या, x इक्वल टू 1 मान के चल रहा है, और यहां से हम लोग कह रहे हैं कि y इक्वल टू 143 है। बिल्कुल ऐसा ही इस केस में x कितना है, x 11 है, और y कितना है, y 13 है। और हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ पेयर्स चाहिए, नंबर ऑफ पेयर्स चाहिए। तो देखो पेयर तो डिसाइड हो गए कितने पेयर्स बन सकते हैं। पहला पेयर तो ये हुआ ना, पहला पेयर तो ये हुआ कि हम लोग क्या करें, हम लोग भाई x की जगह पे 1 पुट कर दें, y की जगह पे 143 पुट कर दें इन नंबर्स में, तो पहला पेयर मिल जाएगा नंबर्स का। या फिर x की जगह पे 11 पुट करें और y की जगह पे 13 पुट करें, तो इन्हीं नंबर्स का दूसरा पेयर मिल जाएगा।
तो अगर सिंपली इतना डिसाइड करना था, सिंपली इतना पता लगाना था कि कितने पेयर्स पॉसिबल है, तो आपका जवाब होगा 2 पेयर्स पॉसिबल है। मान लीजिए अगर आपको पेयर्स भी निकालने हैं नंबर्स के, तो क्या करो, x की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रख दो। चलिए एक बार करके दिखा देता हूँ। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो a कितना होगा भाई, a होगा तब उस केस में 7x। 7x कहने का मतलब x की जगह पे रख रहा है 1, तो कितना आ गया 7। और b कितना होगा, b का मतलब है 7y, और y कितना है 143। तो 7 इंटू 143 मल्टीप्लाई कर दो, 7×3 = 21, 7×4 = 28, 29 30, 7×1 = 7 और 3 10, तो 1001 आ गया। अब इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर x इक्वल टू 11 है तो a कितना होगा, a होगा 7x यानी कि 7 इंटू 11, तो कितना आ गया 77। और b कितना होगा 7y यानी कि 7 इंटू वाई की जगह पे रखेंगे 13, तो ये बन गया 91। ठीक है, तो अगर हम लोगों से ये भी पूछा होता है ना कि आल्सो फाइंड द नंबर्स इन द पेयर, तो पहले पेयर के अंदर नंबर्स क्या होते हैं 7 और 1001, या फिर 1001, 7 कह दो। पेयर्स निकालने हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, ऑर्डर अगर चेंज भी कर दोगे तो। और दूसरा नंबर्स का पेयर क्या होता है 77, 91 या फिर 91, 77 पेयर्स के केस में। ठीक है, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। आ गया है तो भाई अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे दिया है हम लोगों को a and b are two positive integers such that ab equal to 81, then which of the following cannot be the value of a plus b। तो बोला गया है कि भाई a और b टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एक कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या है कि a b इक्वल है किसके 81 के, यानी कि a और b का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है 81 के बराबर है। तो अब हम लोगों को जानना है कि अगर हम लोग a प्लस बी की वैल्यू निकालें तो इनमें से कौन सी वैल्यू इसकी नहीं हो सकती है a प्लस बी की। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। जब a इंटू बी की वैल्यू 81 दे रखी है तो आप क्या करो 81 को करो प्राइम फैक्टराइज, और यहाँ से अगर इस साइड में दो नंबर्स हैं तो इधर भी दो नंबर्स का पेयर हम लोग बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। 81 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा 27 टाइम्स, फिर से 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स, 3 से हो जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से होगा 1 टाइम। तो इसका मतलब 81 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोगों को मिलता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, लेकिन जब भी बात पेयर बनाने की होती है तो अभी भी समझा है ना कि 1 भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बेटा 1 भी यहाँ पे रखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को नंबर्स के पेयर्स चाहिए और पेयर्स बनाने में 1 भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब देखो, अब हम लोगों को 81 की जगह पे लिखना है, 81 की जगह पे लिखना है, और 81 की जगह पे दो फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। ये समझो, क्योंकि इस साइड में कितने नंबर्स है, दो नंबर्स है, तो हमें यहाँ 81 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो भाई पहला पेयर क्या पॉसिबल है, पहला पेयर पॉसिबल है कि एक फैक्टर तो हम लोग 1 ले लें, और दूसरा फैक्टर देखो ये पूरा का पूरा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 81 ले लें, तो ऐसा पॉसिबल है। तो भाई यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक फैक्टर हुआ 1 और दूसरा हो गया 81, तो पहला पेयर पॉसिबल हुआ। ठीक है, अब दूसरा ऐसा हो सकता है कि भाई हम लोग इस 1 को 3 के साथ ले लें। देखो 1 के किसी के भी साथ ले, कोई फर्क नहीं डालेगा, बाकी अकेला लिया जाए तो एक केस हो सकता है, लेकिन किसी के साथ में मल्टीप्लाई करके रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब एक पेयर तो भाई हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला एक नंबर हुआ, और पेयर में दूसरा नंबर ये हो सकता है। तो इन दोनों का मतलब क्या है 3, और इन तीनों का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। इसका मतलब दूसरा पेयर क्या हो सकता है 3 और 27 का, तो 3 इंटू 27 भी लिखा जा सकता है 81। फिर पॉसिबल क्या है, फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि हम लोग क्या करें, इन तीनों को ले लें, और इन तीनों को लेने का मतलब क्या है 9, और इन दोनों को ले लें, इन दोनों को लेने का मतलब क्या है 9। इसका मतलब 81 के लिए एक पेयर और मिल जाता है, क्या 9 इंटू 9, तब भी 81 आ जाएगा। क्या इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है, तो आप कहेंगे नहीं है। जब और कोई केस पॉसिबल नहीं है तो हमारे लिए ए ये हो गया, ए मान लो बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए प्लस बी है। ठीक है, इसको ए कह दो या बी कह दो, हमें तो ए प्लस बी चाहिए ना, तो सम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमारे लिए ए है और ये हमारे लिए बी है, तो ए प्लस बी कितना हुआ, यानी कि दोनों को प्लस कर दें। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तब आएगा 82। अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो कितना आएगा 30,
और इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आएगा 18। ठीक है, इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 82 हो सकती है, 30 हो सकती है और 18 हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्या नहीं हो सकती है, तो भाई साहब ये तो हो सकती है। ठीक है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो कौन सी नहीं हो सकती है, ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो भाई चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं सारे के सारे आपको बखूबी समझ आए होंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। राइट, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।